हेलो बच्चों, मैं नवदीप शुक्ला। जैसे कि हमने कल एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था मैथ्स का, जिसमें हमने देखा था कि हम मैथ्स के किस किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हमने जो कल डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले हमारा कोर मैथ्स का टॉपिक लेंगे मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में जो आज हमें पढ़ना है, आज हमें को पढ़ना है मेंसुरेशन में एरिया एंड वॉल्यूम। जो एरिया और वॉल्यूम होता है वो होता है मेंसुरेशन का एक मेंसुरेशन के पार्ट में आता है एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले हम एक काम करते हैं, एरिया और वॉल्यूम में कुछ बेसिक सी जानकारी लेते हैं कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अपने नोट्स और पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। पहला देखेंगे हम एरिया और वॉल्यूम। तो जो एरिया है, एरिया और वॉल्यूम में हम पहले देखते हैं डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस जो होता है एरिया में, एरिया को बोलते हैं अपन हिंदी में क्षेत्रफल, और वॉल्यूम होता है हमारे पास आयतन। अब वॉल्यूम और आयतन के वॉल्यूम और क्षेत्रफल के बीच में जो पहला डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ये होता है 2D, ठीक है, और ये होता है 3D। अब समझते हैं 2D और 3D क्या होता है। एक होता है 2 डायमेंशनल, एक होता है 3 डायमेंशनल। मतलब जो क्षेत्रफल होते हैं उसमें होती है लंबाई और चौड़ाई। क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। मतलब होता है इसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। यहां बात करें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ होता है। जैसे ये हमारा ब्लैक बोर्ड, ये हमारे पास केवल दो ही एक्सिस है, एक तो ये लंबाई है और एक ये चौड़ाई है। पर अगर हम बात करें आयतन की 3D वॉल्यूम 3D कर्व की, तो ये होता है 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई तो होती है, चौड़ाई भी होती है, पर इसके साथ साथ हमको यहाँ पर ऊंचाई भी मिलती है। मतलब लेंथ तो होगी, ब्रेड्थ भी होगी, पर यहां पर हमको मिलेगी हाइट। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसी के साथ साथ हमें यहां पर देखने को मिलती है जेड एक्सिस। ठीक है, तो जितनी भी चीज हैं, जो जैसे हमारे पास पेन है, कंपास है, हमारा मोबाइल फोन है, वो सब आयतन, वो सब 3D कर्व, जिसमें कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है और कुछ ऊंचाई होती है। ठीक है, 2D जो होती है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। दूसरी बात, हम यहाँ पर जो दूसरा डिफरेंस देखेंगे, यहां से हम इसकी यूनिट, इकाई को समझेंगे। इकाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूनिट्स क्या होती हैं? हमको पता है जितनी भी 2D कर्व होंगे, जितने भी हमको क्षेत्रफल या एरिया निकालने वाले क्वेश्चंस होंगे, उनकी इकाई होगी मीटर वर्ग में या फिर सेंटीमीटर वर्ग में। ठीक है, पर अगर हम आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो इसमें जो इसकी यूनिट होगी, इकाई होगी, वो मीटर घन क्यूब या फिर सेंटीमीटर घन क्यूब होगा। ठीक है, तीसरा जो एक डिफरेंस तो नहीं कह सकते हैं, बाकी टर्मिनोलॉजी, मतलब जो भाषा का प्रयोग होता है क्षेत्रफल में और आयतन में, वो होता है यहां पर हम इसका पेरीमीटर, क्या निकालेंगे हम? इसका पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं हम परिमाप। पर अगर हम बात करें वॉल्यूम, आयतन की, तो यहां पर हम जिसकी बात करेंगे वो होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ, और दूसरा होता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। ये होता है हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये होता है हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी जो हमको एरिया और वॉल्यूम को समझना थी। ये 2D कर्व होता है, ये 3D कर्व होता है, सॉरी 2D फिगर होता है, ये 3D फिगर होता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई आती है, ये एक्स और वाई एक्सिस पे बनता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आती है, जो एक्स वाई के साथ साथ जेड एक्सिस पे बनता है। इसकी जो यूनिट या इकाई होती है वो मीटर वर्ग या सेंटीमीटर वर्ग होती है। इसकी जो आयतन की इकाई होती है वो मीटर घन होती है या फिर सेंटीमीटर घन होती है। हम इसमें परिमाप या पेरीमीटर की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, और होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम समझेंगे कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। ये हम जैसे ही आयतन स्टार्ट करेंगे वहां पर हम इनकी बात करेंगे। तो आज हमने देखा कि एरिया और वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस क्या है। अब हमको इसमें क्या क्या चीजें एरिया में पढ़ना है, क्या क्या चीजें वॉल्यूम में पढ़ना है, वो देखते हैं। तो हमको एरिया में जो पहला टॉपिक देखना है, हमको एरिया में पहला टॉपिक देखना है आयत। आयत तो इंग्लिश में बोलते हैं हम रेक्टेंगल। आयत होता है रेक्टेंगल, ये होगा हमारे पास रेक्टेंगल। ठीक है, फिर हमें यहां पर देखना है वर्ग। वर्ग को बोलते हैं हम स्क्वायर। उस स्क्वायर के बाद हम देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज होता है हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वृत्त।
वृत्त होता है हमारे पास सर्कल। फिर हम देखेंगे पांचवा चतुर्भुज। चतुर्भुज होता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। ठीक, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज। इधर बात करें हम आयतन में, वॉल्यूम में, तो हम पहला देखेंगे यहाँ पर घनाभ। घनाभ होता है हमारे पास क्यूबॉइड। ठीक, दूसरा होता है हमारे पास घन। घन को हम बोलते हैं क्यूब। फिर हमारे पास थर्ड टॉपिक होता है बेलन। बेलन को हम बोलेंगे सिलेंडर। सिलेंडर के बाद हमारे पास आता है गोला। गोला को हम बोलेंगे स्फीयर। और आखिरी होता है हमारे पास यहां पर शंकु। शंकु को कहते हैं हम कोन। ठीक है, तो हमको जो टॉपिक्स कवर करना है मेनली एरिया में करना है रेक्टेंगल, फिर वर्ग स्क्वायर, त्रिभुज ट्रायंगल, वृत्त सर्कल, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। अब हमको त्रिभुज के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो जैसे हम त्रिभुज टॉपिक लेंगे उसमें सारे टाइप्स को कवर करेंगे। वैसे ही हमने चतुर्भुज के अंदर समांतर चतुर्भुज जिसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, तो उसके बाद समचतुर्भुज रोम्बस, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, तो हम इसमें कवर करेंगे। वैसे ही हमारे पास बेलन के अंदर खोखला बेलन होलो सिलेंडर होता है, हेमिस्फीयर अर्धगोला होता है। तो जैसे जैसे हम टॉपिक्स को लेते जाएंगे उनके अंदर के जितने भी पार्ट्स होंगे, कंसेप्ट्स होंगे, फॉर्मूलेज होंगे, वो हम समझना चालू करेंगे। जो आज की हमारी क्लास होगी वो होगी हमारे पास आयत में और वर्ग में। तो आज हम देखेंगे आयत में और वर्ग में। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम त्रिभुज को कंप्लीट करेंगे। ऐसे करके फिर वृत्त होगा, फिर हमारे पास चतुर्भुज होगा। जैसे ही हमारे पास एरिया पूरा कंप्लीट होगा हम फिर स्विच करेंगे हमारे वॉल्यूम पर। फिर पहला देखेंगे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे आयत की और रेक्टेंगल की। तो टॉपिक डालिए आयत, रेक्टेंगल। बात करें हम आयत की, आयत जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक जानकारी और देना चाहूंगा। जितने भी हमारे कोर मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं उन्हें हमको कंसेप्ट से समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनर जो भी होता है वो डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन फॉर्मूले बेस पे नहीं देता। हमें कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करके कहीं ना कहीं हमने इसको समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक के हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। एडवांस लेवल तक टच करेंगे हम क्वेश्चंस को। और लास्ट का जो लेक्चर होगा वो हमारा सभी जो प्रीवियस एग्जाम्स में एमपी पुलिस, एमपीएसआई, कांस्टेबल, दिल्ली एसआई, एसएससी में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं हम उसको डील करेंगे। अभी भी जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो भी कोई ना कोई एग्जाम्स में कवर हुए हैं। ठीक है, तो हम पहली बात कर रहे हैं आयत की, रेक्टेंगल की। तो बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ आयत होता क्या है। आयत जो डायग्राम होता है जिसमें चार भुजाएं होती है। ठीक है, चार भुजा वाली ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर और बराबर होती है। ठीक है, आज हम पॉइंट बना बना के इसको लिखना चालू करना। चार भुजा वाली आकृति जिसकी विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती है और समांतर होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हम बात करते हैं आयत में, तो ए, बी, सी और डी, जहां पर ए, बी और सी, डी दोनों आपस में क्या होंगी, समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं मतलब रेल की पटरी, ये कहीं भी आपस में कोई भी एक दूसरे पॉइंट में मिलती नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं समांतर, पैरेलल। ठीक है, अब ए, बी और सी, डी आपस में पैरेलल होंगी, प्लस हमारे पास ये क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैंने यहां से फर्स्ट पॉइंट लिखा, फर्स्ट पॉइंट आएगा मेरा ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। यहां तक बात समझ आ रही है? ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, इसी में ही हम देखते हैं जैसे ये दोनों आपस में समांतर है और बराबर है, वैसे ही हमारे पास ए डी समांतर होगा बीसी के और ए डी बराबर होगा बीसी के। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर और समांतर, ये दोनों भुजा आपस में बराबर और समांतर। ये समांतर का साइन होता है, इसे हम बोलते हैं पैरेलल का साइन। तो ये हमने पैरेलल का साइन लगाया है, ये हमारे पास बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड, यहाँ पर हमने ए बी को बोली लंबाई जिसे हमने दिया L, और BC को बोली चौड़ाई, ये जो है हमारे पास B, ब्रेड्थ। तो ये है हमारे पास लेंथ, ये है हमारे पास ब्रेड्थ। अगर AB मेरे पास L है तो मेरे पास CD भी क्या होगा, L।
और BC मेरे पास अगर ब्रेड्थ है तो AD भी क्या होगा मेरे पास ब्रेड्थ। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक होगा इसमें कि इसके जो चारों कोण होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये चारों कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल A बराबर में एंगल B बराबर में एंगल C बराबर में एंगल D, चारों कोण आपस में बराबर होते हैं। और हमें पता है जितनी भी आकृतियां चार भुजाओं वाली होती है, या फिर बोल सकते हैं कि चार भुजा वाली आकृतियों के चारों कोणों का सम हमेशा क्या होता है 360। द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 360। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा हमारे पास 360 डिग्री। अब हमने यहां से देखा कि अगर चारों कोण आपस में बराबर हैं तो प्रत्येक कोण हम यहां से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A बराबर में 360 डिग्री। तो ये जो चारों है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंगल A बराबर में 360, 4 से 360 को काटूंगा मैं 90 बार, तो मेरे पास एंगल A कितना आ गया 90 डिग्री। अगर मेरे पास एंगल A 90 डिग्री आया तो एंगल A एंगल B के बराबर है, B C के बराबर है, C D के बराबर है। मतलब चारों एंगल आपस में बराबर है। तो यहाँ से मैंने सेकंड पॉइंट निकाला कि प्रत्येक कोण बराबर भी होता है और कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का अगर कोण दो रेखाएं बनाती हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में बोलते हैं उसको लंबवत, और उसका साइन होता है ये उल्टा T। तो मैं बोल सकता हूं कि AD परपेंडिकुलर टू CD, क्योंकि ये रेखा इस पे लंबवत होगी। वैसे ही BC परपेंडिकुलर टू CD, वैसे ही AB परपेंडिकुलर टू AD और BC परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में हमने इसके कोण को देखा और कौन सी रेखा किस पे लंबवत होती है वो देखा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है इसका विकर्ण। बात करते हैं हम विकर्ण की। विकर्ण जो होता है वो होता है हमारे पास A से लेके C तक के बीच की दूरी, A से लेके C तक के बीच की दूरी। और एक विकर्ण होगा इसका B और D, जिसे हम बोलते हैं डायगोनल्स। तो थर्ड जो टॉपिक होगा, पॉइंट होगा, वो होगा मेरे पास डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। यहां से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट को इंपॉर्टेंट देना। डायगोनल हम फाइंड कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो डायगोनल होता है हमारे पास AC एंड BD आर टू डायगोनल्स। ठीक है, यहां से एक प्रॉपर्टी होती है, हमेशा जो डायगोनल्स होते हैं, मैं डायगोनल को कैपिटल D से शो कर रहा हूं। डायगोनल जो होते हैं वो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है लंबाई और चौड़ाई से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि विकर्ण जो होती है वो लंबाई और चौड़ाई से ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, अब डायगोनल इसके इक्वल होते हैं। D1, इसको अगर मैं नाम दूं D1 और इसको मैं नाम दूं D2, तो D1 हमेशा बराबर होगा D2 के। ठीक है, D1 हमेशा D2 के बराबर होगा। वो कैसे होगा हम समझते हैं। जैसे मैं अगर इसको एक विकर्ण को मिटा देता हूं, मैंने ये वाला विकर्ण को मिटाया, अब मेरे पास ये जो मेरा आयत है वो दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया। एक हो गया ABD, दूसरा हो गया मेरे पास BCD। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये 90 डिग्री का कोण है तो मेरे पास त्रिभुज BCD एक समकोण त्रिभुज होता है। हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में भी ये चीज की डिस्कस हुई है कि जो त्रिभुज होता है जिसका अगर एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये इसका हो जाएगा लंब, ये इसका हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा इसका कर्ण। तो यहां से मैं पाइथागोरस थ्योरम से मेरा विकर्ण निकाल सकता हूं। तो मेरे पास जो BD विकर्ण आएगा वो कितना आएगा √L² प्लस B²। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं सेकेंड डायगोनल की, कि सेकेंड डायगोनल है मेरे पास AC, तो अब मैं अगर ये त्रिभुज लूं ABC जिसका मेरे पास B कितना डिग्री का कोण है 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर भी अगर ये मेरे पास आधार हो जाए, ये मेरे पास लंब हो जाए और ये मेरे पास कर्ण हो जाए, तो मेरे पास AC का मान कितना आएगा √L² प्लस B²। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये वैल्यू आई कहाँ से। ये हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है h² जो होता है कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये इस थ्योरम से हमने ये दो
विकर्ण निकाले हैं और दोनों का मान आपस में बराबर है, इसका मतलब दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हमें आयत का विकर्ण निकालने का बोले तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, √L² प्लस B²। तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट है, इसको इक्वेशन फर्स्ट देना। ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि भैया आयत के विकर्ण का मान बताइए। तो हमें लंबाई पता होना चाहिए, चौड़ाई पता होना चाहिए। अगर इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो हमको दोनों विकर्ण पता हो जाएंगे और दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तीसरे हम पॉइंट पे बात करें तो तीसरा पॉइंट हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, एरिया। एरिया का सूत्र हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला होता है इसमें लंबाई गुणित चौड़ाई। तो चौथा पॉइंट होगा हमारे पास एरिया। एरिया का फॉर्मूला होगा L/B, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, इसकी जो इकाई होगी वो होगी हमारे पास मीटर वर्ग में या सेंटीमीटर वर्ग में, जैसा कि हमने डिफरेंस में जब हमने दोनों के बीच का अंतर देखा था तब हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तीसरी बात कर नेक्स्ट जो हमारे पास पांचवा पॉइंट होगा वो होगा हमारे पास परिमाप। परिमाप को हम बोलेंगे पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है वो समझते हैं। हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है पेरीमीटर का, 2L+B, मतलब 2 का गुना करेंगे हम लंबाई और चौड़ाई के योग में। अब ये परिमाप होता क्या है, परिमाप की अगर डेफिनेशन से समझें तो जितनी भी भुजाएं हैं उन्हीं सभी का योग क्या कहलाता है, परिमाप। जितनी भी एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं उन सभी का योग होता है परिमाप। मैंने यहाँ पर एक शब्द का यूज करा है, एक्सटर्नल्स। जितनी भी बाहरी भुजाएं हैं, बाहरी मतलब अगर मैं यहां से एक एग्जांपल लूं, मुझे अगर इस आकृति का या इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है, अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर लेता हूं, इसको मैं 5 लेता हूं और ये मेरे पास 4 होती है। ठीक है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मुझे इस आकृति का परिमाप निकालना है तो मैंने बताया परिमाप का एक ही फॉर्मूला होता है, जितनी भी एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं, जितनी भी बाहरी रेखाएं हैं या भुजाएं हैं, उन सभी का योग होता है हमारे पास परिमाप। अब ध्यान रखना शब्द बाहरी या फिर एक्सटर्नल। अगर मैं इसका परिमाप निकालूं तो मैं इन सारी भुजाओं को जोड़ता हूं तो 10 + 10 + 5 + 5 + 4 + 4, टोटल करूंगा 10 + 10 20, 20 में मैं 10 जोड़ूंगा 30 में मैं अगर 8 जोड़ता हूं तो 38। इसका परिमाप आएगा 38, जो कि बिल्कुल गलत होगा क्योंकि हमने बात करी एक्सटर्नल बाउंड्रीज की, बाहरी बाउंड्रीज की। अब ये तो हमारे पास इंटरनल बाउंड्री है तो हम इसका परिमाप लेंगे क्या, नहीं। तो हम इसका परिमाप नहीं लेंगे तो यहाँ से जो एक ये जो 10 सेंटीमीटर की भुजा है वो शामिल नहीं होगी। तो जो बचेगा हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 10 + 5 + 5 + 4 + 4। इसका मतलब जो इसका परिमाप आएगा 28 आएगा। तो ध्यान रखना परिमाप की एक डेफिनेशन नोट करके लिखना, वह सभी भुजाएं का योग जो बाहरी क्षेत्रफल से घिरी हुई हैं। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल बाउंड्रीज का सम ही क्या कहलाएगा हमारे पास, परिमाप। और ये एक एग्जांपल नीचे इसमें डाल लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी रेलवे में बना हुआ था जो कि बहुत बच्चों ने गलत किया था। ठीक है, इसी के बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आयत। देखिए बेटा, रेक्टेंगल के बेस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। ठीक है, हमको क्वेश्चन दिया है एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो प्लॉट का परिमाप क्या होगा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं और फिर डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। जितना अच्छे कंसेप्ट्स होंगे क्वेश्चन उतनी आसानी से और इतनी इजी वे में अपन कर पाएंगे। तो हमको सबसे पहले दे रखा है उनकी भुजाओं का बीच अनुपात। तो मैं काम करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ। मैंने माना 5:4 का अनुपात है तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। इसको मैं मान सकता हूँ 5x, ये हो जाएगा मेरे पास 4x। 5x मेरे पास लंबाई हो गई, 4x मेरे पास चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो L का मान ले लिया मैंने 5x, B का मान ले लिया मैंने 4x। मैंने लंबाई 5x और चौड़ाई 4x इसलिए ली है क्योंकि लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई से। ठीक है, अब उसने बोला इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 500 वर्ग मीटर। मुझे पता है आयत का क्षेत्रफल एरिया कितना होता है हमारे पास, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई कितना दे रखी है हमको, 500 वर्ग मीटर। 500 वर्ग मीटर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 5x मल्टीप्लाई बाय 4x। ठीक, 5 चौका 20, तो ये हो जाएगा 500 बराबर में 5 चौका 20,
जब x का मैं x में गुना करूंगा तो क्या आएगा x का वर्ग, ये एक शून्य से ये एक शून्य कैंसिल, 2 से कितनी बार ये 25 बार, 25 बराबर में x स्क्वायर, तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा 5। हमें पता है x स्क्वायर बराबर में अगर 25 है तो x का मान कितना आएगा 5, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25। अब मेरे पास x का मान आ गया है 25, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन में पूछता कि उसकी भुजाएं ज्ञात करो तो उसकी एक भुजा आती मेरे पास 5x और एक भुजा आती मेरे पास 4x, तो 5 का मल्टीप्लाई मैं x में करूंगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाता मेरे पास 25। अगर दूसरी भुजा निकालने का बोलता तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता 5 चौका 20, तो उनकी भुजाएं कितनी होती 25 और 20। पर मुझे निकालना क्या है परिमाप, और अभी हमने परिमाप का फॉर्मूला पढ़ा है लंबाई और चौड़ाई को प्लस करके 2 का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो एक काम करते हैं अपन 25 में 20 जोड़ते हैं, तो 25 में अगर मैं 20 जोड़ा हूं तो कितना आ रहा है मेरे पास 45, और अगर 45 का मैं 2 में गुणा करूंगा तो मेरे पास परिमाप कितना आएगा 90, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। वापस देखते हैं, हमको भुजाओं के बीच अनुपात दे रखा है 5:4, क्षेत्रफल दे रखा है 500, निकालना है मेरे को परिमाप, ठीक है। तो जो चीज दे रखी है हमने सबसे पहले उससे x का मान निकाल लिया, उस x के मान से हमने लंबाई और चौड़ाई का पता कर लिया, जो निकालना है परिमाप उसका हमें फॉर्मूला पता है, दोनों भुजाओं को जोड़ के हम काय से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 90 इसका क्या आ जाएगा परिमाप। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यदि इसका परिमाप 80 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें हमको लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात दिया था, क्षेत्रफल दिया था और परिमाप निकालना था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, अब हमको उसने लंबाई चौड़ाई के बीच अनुपात दे रखा है जो 3:2 है, ठीक है। परिमाप दे रखा है 80 मीटर और केवल हमको उसने पूछा है चौड़ाई निकालना है। यहाँ से चौड़ाई निकालने के लिए भी पूछ सकता है, वो लंबाई भी दे सकता है और क्षेत्रफल भी देख सकता है, ठीक है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रीथ दे रखी है, लेंथ और ब्रीथ का जो रेशो दे रखा है 3:2 दे रखा है, ठीक है। हमको उसने पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर, ठीक है, और उसने बोला है कि फाइंड इट्स ब्रीथ, ठीक है। तो एक काम करें सभी बच्चे 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, और ये ऑप्शन है, ऑप्शन से आंसर को मैच करें। चलिए चेक करते हैं हमारा आंसर कितने बच्चों का सही हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको लेंथ और ब्रीथ दे रखी है 3:2 केस में, तो हमने पढ़ा है परिमाप का फॉर्मूला। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b, ठीक है। अब हमको ये दे रखा है 3 और ये दे रखा है 2, उसने बोला लंबाई कितनी होगी मेरे पास 3, तो मैं इसको ले लेता हूँ 3x, चौड़ाई कितनी होगी मेरे पास 2, तो इसको मैं ले लेता हूँ 2x, ठीक है। दिख रहा है ना सभी को, ये हो जाएगी लंबाई का अनुपात, ये हो जाएगी मेरे पास चौड़ाई का अनुपात। परिमाप दे रखा है मेरे को 80 सेंटीमीटर, तो परिमाप की जगह परिमाप बराबर में 2, ये दे रखा है मेरे को 3x, ये दे रखा है मेरे को 2x, 3 और 2 5, 5 का गुणा मैं 2 में करूंगा तो 10, तो 80 बराबर में 10x, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 8। मुझे निकालना क्या है चौड़ाई, तो चौड़ाई कितने अनुपात है 2 अनुपात, तो चौड़ाई कितनी जाएगी 2×8 16, मतलब आंसर आएगा मेरे पास बी, ठीक है। इसी में ही हम एक और चीज निकाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में हमको पूछ लिया लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3×8 24, ठीक है। इसी में ही अगर हमको उसने बोल दिया एरिया ज्ञात करना है तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, हमें पता है लंबाई और चौड़ाई के बीच का गुणनफल क्या होता है एरिया, तो 24×16 करके हम आंसर निकालेंगे, वही क्या होगा हमारे पास एरिया। मतलब एक क्वेश्चन में हम लंबाई निकाल सकते हैं, चौड़ाई निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 12 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। उसने बोला है रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है और उसकी जो लेंथ है वो 40 मीटर और 12 मीटर है, हमको उसकी ब्रेड्थ फाइंड करना है, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, हमें सबसे पहले दे रखा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2l+b, ठीक है। पेरीमीटर कितना दे रखा है हमको 40 मीटर, 2 ऐसा कैसे, लेंथ लंबाई कितनी दे रखी है उसकी 12, चौड़ाई को मैंने b ले लिया, ठीक है। अगर 2 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 2 से ये 20 टाइम्स,
ये प्लस का 12 इक्वल किधर आएगा तो माइनस के, इज इक्वल टू में बी। तो 20 माइनस 12 कितना आएगा 8। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर, मतलब उसकी जो चौड़ाई होगी वो कितने मीटर की होगी 8 मीटर की। आया समझ में। वापस देखते हैं, पेरीमीटर परिमाप, लेंथ लंबाई 40 और 12 मीटर दे रखी है, हमको उसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। पेरीमीटर 40, 2 फॉर्मूले में है, l होता है 12, b को हमने फाइंड करना है। ये इसको काटेगा, 40 को 22 से डिवाइड करूंगा तो 20 बचेगा, प्लस का 12 इधर आएगा माइनस का, 20 माइनस 12 8। तो इसकी चौड़ाई कितनी आएगी 8 मीटर। आ रहा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट देना बेटा, एसएससी के एग्जाम 2015 में पूछा गया CHSL में। एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 मीटर वर्ग है और इसका परिमाप 46 मीटर है, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। अब हमको निकालना है डायगोनल्स। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, एक रेक्टेंगुलर कारपेट है जिसका हमें एरिया दे रखा है 120 मीटर स्क्वायर और हम उसका पेरीमीटर दे रखा है 46 सेंटीमीटर तो हमको फाइंड करना है उसका डायगोनल, विकर्ण फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को समझिए, अगर मेथड से जाएंगे तो बहुत लंबा अप्रोच होगा। हम एक काम करते हैं, इसमें जो चीज़ दे रखी है हम सबसे पहले उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, हमको दिया है एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास L × B। ठीक है, हमको दूसरा दे रखा है परिमाप, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है 2l + b। और हमें फाइंड क्या करना है, हमको निकालना है डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण। मैंने बताया था विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + b²। ये हमें फाइंड करना है। अब एक काम करते हैं, अगर अपन यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, एक काम करते हैं, इसमें हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। हमने फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले तो मैंने 2l + b कितना दे रखा है मेरे को 46, तो ये हो जाएगा मेरा इसके बराबर में 46। l × b कितना दे रखा है 120, तो इसके बराबर में हो जाएगा 120। सबसे पहले मैं l + b की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से 23, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब मुझे दिख रहा है l + b, l × b l² + b²। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला होता है हमारे पास l + b का होल स्क्वायर। ठीक है, l + b का होल स्क्वायर होता है l² + b² + 2lb। ये फॉर्मूला हमने इसलिए यूज करा है कि हमारे पास देखिए तीनों वैल्यूज दे रखी है, कोई भी दो वैल्यूज हमको दे रखी है, तीसरी हमको फाइंड करना है। हमें l + b की वैल्यू पता है कितनी है 23। l × b एरिया कितना दे रखा है 120। हमको क्या निकालना है √L² + b², मतलब हमको ये वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन ना लेते हुए एज अ कंसेप्ट लेना, क्योंकि एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछा भी गया हुआ है। यहाँ से हम सारी वैल्यूज रखते हैं, तो मेरे पास l + b का होल स्क्वायर, l + b कितना दे रखा है 23, तो ये हो जाएगा 23 का होल स्क्वायर। ये मुझे वैल्यू फाइंड करना है, तो l² + b² मैंने ऐसा कैसे रखा, प्लस 2 × 120, 2 × 120। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 23 का स्क्वायर होगा मेरे पास 529 इज इक्वल टू में, अच्छा डायरेक्ट करते हैं अपन इसको, ये हो जाएगा मेरे पास 529। अब मैं एक काम करते हैं, 120 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 240। ये जो 240 है इधर प्लस का है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 240 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा मेरे पास l² + b²। ठीक है, 529 में से 240 में माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 289। ये हो गया मेरे पास 289 इज इक्वल टू में जाएगा मेरे पास l² + b²। अब मुझे वैल्यू निकालना है √L² + b² की, पर मेरे पास वैल्यू आ रही है l² + b² की। तो मुझे पता है ये किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 17 का, नीचे दिख नहीं रहा होगा, 17 का ऊपर कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 289 इज इक्वल टू में l² + b²। अब जैसा कि हमको निकालना है वैल्यू √L² + b², मेरे पास आ रही है l² + b² की, तो मुझे पता है ये होता है 17 का स्क्वायर बराबर में l² + b², और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो 17 इज इक्वल टू अंडर द रूट क्या हो जाएगा l² + b², मतलब मेरा जो विकर्ण आएगा वो कितना आएगा 17। ये मेरा आंसर 17, ऑप्शन नंबर सी। वापिस एक बार रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमको एरिया दे रखा था l × b 120 मीटर,
2l प्लस बी दे रखा था 46, मैंने यहाँ से निकाल लिया 23 और मुझे फाइंड करना थी ये वैल्यू। तो जब भी मेरे पास इनटू में हो, प्लस में हो और अंडर द रूट या फिर स्क्वायर में हो तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा l प्लस बी का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2lb। यहाँ से मैंने सारी वैल्यू रखी, मैंने निकाली यहाँ से वैल्यू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, पर मुझे निकालना है अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने क्या करा, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये मेरे पास आएगा क्वेश्चन आंसर 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हमको एक नया लॉजिक मिलेगा। दोनों तीनों क्वेश्चन आज जो भी हमने अभी लास्ट के लिए वीडियोस टॉपिक्स क्वेश्चंस करे हैं वो सभी कोई ना कोई एग्जाम्स में आए, जहाँ से हमें नई चीज़ें सीखने को मिली है। यहाँ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो फ्रिक्वेंटली किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आज ये लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट देना। यहाँ पर क्वेश्चन हमको बोला है एक आयताकार प्लाट का परिमाप है 48 मीटर और इसका क्षेत्रफल है 108 मीटर वर्ग, तो प्लाट का आयाम मतलब हमको उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो प्लाट का आयाम क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम देखें इसको तो हमको दे रखा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर है 48 मीटर और इसका एरिया दे रखा है 108 मीटर स्क्वायर। हमको फाइंड करना है इसके डायमेंशंस, ठीक है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। आइडेंटिटी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुकी है। अगर नहीं समझ आ रहा है कि आइडेंटिटीज इसकी है, उसके पहले क्वेश्चन में कैसा हुआ, तो एक वीडियो में इस आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि इनको हमको कैसे यूज़ करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 4ab। इसको नोट करना, मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट दी है। जो मुझे दे रखा है सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ। मेरे पास पेरीमीटर कितना दे रखा है 48 सेंटीमीटर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2l प्लस बी कितना दे रखा है मेरे को 48, तो यहाँ से मेरे पास l प्लस बी कितना आ जाएगा 24। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड दे दी। मेरे पास क्षेत्रफल कितना दे रखा है l इंटू बी 108, ठीक है। मुझे फाइंड करना है l और b, मतलब मुझे लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को मेथड से करूं, ठीक है, तो मेथड भी देख लेंगे, डायरेक्ट भी देखेंगे हम इस क्वेश्चंस को, ठीक है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं बात करूं कि l प्लस बी कितना आना चाहिए मेरे पास 24 और मेरे पास l इंटू बी कितना आना चाहिए 108। अगर क्वेश्चन में हमको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दिए ऑप्शन में तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर अगर क्वेश्चन में हमको केवल लेंथ निकालने का बोले या ब्रेड्थ निकालने का बोले तो फिर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम पहले क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं तो उसने बोला लेंथ और ब्रेड्थ का टोटल आना चाहिए 24 और उन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए 108। तो हम इसको डायरेक्ट बाय ऑप्शन चेक करते हैं। हम 36 में 3 प्लस करेंगे, तो 36 में अगर 3 प्लस कर दे तो मेरे पास आता है 39। मुझे टोटल कितना चाहिए 24, मतलब पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं 15 में मैं अगर 6 प्लस करता हूँ तो 15 में मैंने 6 प्लस करा 21, पर मुझे चाहिए कितना 24, मतलब सेकेंड भी ऑप्शन मेरा गलत है। थर्ड ऑप्शन पे आता हूँ 27 प्लस 3 30, मुझे चाहिए 24, मतलब थर्ड ऑप्शन भी मेरा गलत है। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करता हूँ 18 प्लस 6 कितना होता है 24, और 18 का गुना अगर मैं 6 में करता हूँ कितना आता है 108। इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा सही है, ठीक है। अगर ये दो ऑप्शन एक जैसे आ जाए, जिसका प्लस करने पर 24 आए, मल्टीप्लाई करने पर 108 आ जाए, तो फिर हमें क्या करना है, तो फिर हमें मेथड से जाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक और ऑप्शन दे दिया 12 मीटर और 9 मीटर। देखो 12 मीटर और 9 मीटर होता है 12 प्लस 9, ये कितना होगा हमारे पास 24, नहीं आ रहा है, ठीक है। 12 इंटू 9 तो आएगा हमारे पास 108। तो इस हिसाब से देखा जाए हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है डी आ रहा है। पर कभी हमको केवल इसमें लेंथ पूछ ले या फिर हमको केवल ब्रेड्थ पूछ ले तो उसको कैसे करना है हम वो देखते हैं। हमने यहाँ से इस आइडेंटिटी से l प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास 24, l इंटू बी कितना है हमारे पास 108। हमें पता है कि हमारे पास जब भी हमारे पास दो वैल्यू निकालना है या दो मान निकालना है तो हमें दो समीकरण पता होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, हमारे पास l प्लस बी तो हमारे पास 24 है, ये एक समीकरण तो है। मैं एक समीकरण यहाँ से निकालता हूँ, l प्लस बी की जगह मैं 24 यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग माइनस का, ये हो जाएगा मेरे पास l माइनस बी का वर्ग बराबर में 4 इंटू एल बी कितना दे रखा है मेरे को 108, ठीक है। 24 का वर्ग होता है मेरे पास 576, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस में, वो प्लस का इधर आएगा माइनस में, ये हो जाएगा 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3 ऊपर 40 में मैं 3 जोड़ूंगा तो 43। इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, क्या आएगा मेरे पास l माइनस बी का वर्ग।
6 में से 2 जाएंगे तो 4, 7 में से 3 जाएंगे 4, 5 में से 4 जाएंगे 1 बराबर में l माइनस बी का वर्ग। अब अपन ने दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। यहाँ से l माइनस बी का मान मेरा कितना निकल जाएगा 12, क्योंकि l माइनस बी का वर्ग मेरे पास 144 है, तो l माइनस बी का मान कितना जाएगा 12। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ चौथी, तो मेरे पास दूसरी और चौथी इक्वेशन से मैं मान निकाल सकता हूँ l प्लस बी एक कितना मेरे पास 24। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो प्लस माइनस कैंसल, l और l कितना हो जाएगा 2l, इन दोनों को सम करूंगा 4 और 2 6, 2 और 1 3, ये कितना आ गया 36। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 से ये 18 बार, तो l कितना आ गया मेरे पास 18। अब अगर मेरे पास l 18 आ गया और इसका मान मैं यहाँ रखूँ तो 24 में से 18 जाएंगे तो b कितना आ जाएगा 6। अगर मेरे को केवल सिर्फ लंबाई पूछता तो 18, चौड़ाई पूछता तो 6, और दोनों दे रखा है तो हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। तो इसी के साथ हमने रेक्टेंगल्स के बारे में जानकारी ली, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे वर्ग की।